नेवी का डाइविंग बिल्कुल अलग है। पिच डार्क वाटर है बिल्कुल। आपको जो भी काम करना है पिच डार्क वाटर में ही काम करना है, तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, एक सिलेंडर के भरोसे आप काम कर रहे हो। तो ये सब ट्रेनिंग आपको दी जाती है, और कोई भी एक कमजोर कमांडो वो पूरी टीम की स्ट्रेंथ को वीक कर देता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि टीम का हर एक बंदा दूसरे बंदे पे ट्रस्ट करे। एक कहावत कहते थे, मतलब बडीज में ऐसा रिलेशन होना चाहिए, मार्कोस बडीज में, कि आई कैन ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड माई वाइफ। तो इतना ट्रस्ट वो ट्रेनिंग ही बिल्ड कर सकती है। एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न, पैरा इज बेस्ट। तो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत ऑपरेशन किए हैं। आप जितना आपके पास केस स्टडीज होती हैं, जितना आप उतना ही ज्यादा सीखते हैं, उतना ही ज्यादा अपनी ट्रेनिंग्स को, अपने लोगों को उस हिसाब से आप रेडी करते हैं। कंपेयर टू पैरा, मार्कोस के पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मार्कोस का जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, जो ट्रेनिंग है, वो पैरा से काफी अच्छा है। क्योंकि यंग ब्लड आता है मार्कोस में, पैरा में ऐसा नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। आज हमारे साथ हैं मारीन कमांडो हेमंत बसेरा सर। और इस इंटरव्यू में हम जानेंगे उनका किस तरीके से एक्सपीरियंस था इंडियन नेवी में एज अ मरीन कमांडो, और जो लाइफ लेसन्स उन्होंने सीखे हैं एज अ कमांडो, और जो उनका एक्सपीरियंस रहा है JNK में और बाकी सारी एक्सरसाइजेज में। तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे इस इंटरव्यू में। तो थैंक यू सर यहाँ पे आने के लिए इंटरव्यू में। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जो मोटिवेशन था इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का, वो क्या था, और उससे पहले आपकी लाइफ कैसा हुआ करती थी? नेवी ज्वाइन करने से पहले मैं कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था, मैंने BSc फर्स्ट ईयर में। और मुझे पता चल गया था कि भाई पढ़ाई वढ़ाई अपने बस का है नहीं। तो फौज से पहले से लगाव था, क्योंकि हमारे रिलेशन में काफी लोग फौज से हैं। लाइक मेरी मम्मी के 3 सिस्टर्स हैं, तो तीनों के हस्बैंड फौज में हैं, मेरे ताऊ जी। मम्मी के एक भाई हैं, वो भी फौज में हैं। पापा की साइड में भी काफी लोग फौज में हैं। तो अ, वो फौज का ड्रेस, वो फौज की एक्सरसाइजेस करते हुए देखना, वेपन्स देखना, वेपन्स के साथ लोगों को दौड़ते हुए देखना, पिट्ठू के साथ दौड़ते हुए देखना, और दिन में रात में गोलियों की आवाज सुनना फायरिंग रेंज से। तो इस वजह से बहुत शुरू से ही ना एक लगाव था फौज से। तो कहीं ना कहीं इसीलिए पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था कि यार किसी ने, क्योंकि किसी ने बोला नहीं कि भाई फौज के लिए पढ़ना पड़ता है करके। तो हमेशा एक्टिविटीज में ही, फिजिकल एक्टिविटीज में ही मैं ज्यादा फोकस करता था। यही एक रीजन भी था कि BSc में एडमिशन लिया हुआ था, और अपना नेवी का जैसे ही रिक्रूटमेंट का आया कॉल, मैंने भरा, और वो विजन वही था, तो पहली बार में ही क्लियर हो गया और नेवी में एंटर कर लिया 2007 में। और सर, तो उसके बाद सर आपका टाइम कैसा था? उसके बाद आपने मरीन कमांडो ज्वाइन करने का डिसीजन कैसे लिया? ओके, तो नेवी में जब आप ज्वाइन कर लेते हो, तो जब आपका बेसिक कोर्स चल रहा होता है, वहीं पे ही मार्कोस आते हैं, एक डेमोस्ट्रेशन देते हैं, और जो वॉलेंटियर्स हैं उनका टेस्ट लेते हैं कि अगर वो करना चाहते हैं तो। उस टाइम पे मैं फिजिकली इतना ज्यादा फिट नहीं था, और ये था कि स्विमिंग बहुत वीक था उस टाइम पे। तो मैंने टेस्ट दिया बट फेल हो गया। तो वहां से फिर कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मार्कोस के बारे में सोचने की कि मैं कर सकता हूँ। तो जब अपनी यूनिट्स में गए, कोर्सेज वगैरह, बेसिक कोर्सेज सब कंप्लीट होके अपनी यूनिट्स में गए, तो वहां पे भी सब वही माहौल है। सब नॉर्मल नेवी वाले लोग हैं। तो वो तो कभी सोच ही नहीं पाते हैं मार्कोस करने के बारे में। कुछ लोग, बहुत उसमें से बहुत कुछ चुने हुए लोग हैं जो कि कोर्स करने गए और वापस आ गए, किसी भी वजह से, चोट की वजह से या नहीं कर पाने की वजह से वापस आ गए। क्योंकि जो सेलेक्ट हो गए, जो बन गए मार्कोस, वो तो अपनी यूनिट्स में हैं, तो आप उनसे मिल नहीं सकते हो। तो आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, तो आप सोच ही नहीं पाते हो कि भाई आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो करके। तो मतलब बहुत ही बड़ी चीज थी, हिम्मत भी नहीं थी इतना सोचने की कि मैं शायद कर सकता हूँ करके। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो 2-3 साल बीते, तो आई स्लोली
स्टार्टेड गैदरिंग इंफॉर्मेशन मार्कोस के बारे में। और वही 2008 में जो अपना 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, उस टाइम पे भी पता चला कि मार्कोस का प्रेजेंस है। तो वहां से थोड़ा और हिम्मत मिली कि यार नेवी में एक ऐसी फौज भी है भाई जो एक्चुअल में फायर फाइट कर रही है मुंबई में। तो यहाँ से कोशिश शुरू हुई तैयारी करने की, लोगों से पता करने की कि भाई वहाँ पे क्या क्या स्किल सेट्स चाहिए होता है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे लोगों के। नेगेटिव कमेंट नहीं कहूंगा, बल्कि कमेंट्स थे जस्ट। मेरे साथ वाले जैसे बोलते थे कि मैं रनिंग प्रैक्टिस करने जाता था तो बोलते थे कि मैं वैसे ही पतला दुबला था पहले से ही, इतना मत दौड़ा कर भाई, दौड़ते दौड़ते गायब हो जाएगा टाइप। तो बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि अरे यार वो इतना तगड़ा बंदा था, देखो उसका स्विमिंग इतना अच्छा था, उसका नहीं हुआ तो यार तुम्हारा कहाँ से होगा। तो वो उस तरह का एनवायरनमेंट था, आप 100 लोगों में आप अकेले होते हो जो ऐसा सोच रहे होते हो कि मुझे कुछ करना है। तो एनी हाउ, मैंने कहा कि यार मार्कोस नहीं भी होगा तो एटलीस्ट मार्कोस का एक इनिशियल फेज होता है, डाइविंग फेज। तो वो एटलीस्ट किया जाए, उसके लिए तो कोशिश की जा सकती है। तो अपनी स्विमिंग वगैरह इम्प्रूव की और मन बना लिया कि भाई अभी ये करना ही है। तो इस तरह से कुछ शुरुआत हुई तैयारी की। गॉट इट सर। तो सर अगर आप बता सकते हैं जो मरीन कमांडो बनने का प्रोसेस है वो कैसा है, आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था जब आप अंडरगो कर रहे थे पूरा प्रोसेस टू बिकम अ मरीन कमांडो। ओके, तो मरीन कमांडो बनने से पहले आपको एक डाइवर बनना पड़ता है। तो डाइवर बनने के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होता है। नेवी की जहाँ पे भी यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, वहाँ पे हर महीने, हर 3 महीने, 4 महीने में एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो एप्टीट्यूड में बेसिकली, टेस्ट में बेसिकली जो भी पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं आपके, रनिंग के जो भी पैरामीटर्स हैं, उनको उन चीजों का टेस्ट होता है। एट द सेम टाइम आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में ये भी बताया जाता है कि जब आप डाइविंग कोर्स करने जाएंगे तो आपको वहां पे किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये दोनों चीजें एप्टीट्यूड टेस्ट में होती हैं। इस टेस्ट में जो टॉप लोग होते हैं, जो अबव 85-90% स्कोर करते हैं, वो लोग फिर डाइविंग कोर्स करने के लिए आते हैं। डाइविंग अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट जॉब्स हैं, सबसे ज्यादा टफेस्ट जॉब्स हैं, उसमें डाइविंग एक पार्ट है। क्योंकि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे कि अ, वो एक एलियन एनवायरनमेंट है आपके लिए। लोगों को अंधेरे कमरे में भी जाने से डर लग जाता है, लेकिन आप एक सेट के भरोसे जिसमें एयर है और उसके भरोसे पानी में जाते हो जहाँ पे कि बहुत चीजें हो सकती हैं। पानी के एनिमल्स आपको हार्म कर सकते हैं, आप कहीं पे फंस सकते हैं कि आप वापस ना आ पाए। तो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए एक ही चीज है, वो है ट्रेनिंग। तो वो अगर ट्रेनिंग हार्ड होगी तो वो जो डाइवर है वो उन सब दिक्कतों से बाहर निकल सकता है इजिली। उसको अगर डर लग गया कि भाई मगरमच्छ है या मेरे सामने से कुछ सांप जाता है, तो ही मस्ट बी वेरी रेडी कि हाँ भाई मैं अपना फटाक से चाकू निकाल के आई विल बी एबल टू हैंडल। मैं कहीं पे फंस गया तो उस वो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं यहाँ से बाहर आ सकता हूँ। तो इसलिए वो ट्रेनिंग को टफ किया गया है। तो इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आप जो भी सिलेक्टेड लोग हैं वो डाइविंग स्कूल में जाते हैं। और डाइविंग स्कूल एक बेहतरीन, एशिया के बेहतरीन स्कूलों में से है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाती है। पनिशमेंट भी मिलता है, वो भी ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। आपको रात रात भर सोने नहीं दिया जाएगा। वेट उठा के आपको कैरी करना है और घंटों चलना है। फील्ड क्राफ्ट होता है, फ्रंट रोल बैक रोल्स दिन की धूप में। और नो बडी केयर्स, वहां से कोई सीनियर ऑफिसर जा रहा है, हर किसी को पता है कि भाई ये डाइविंग का ट्रेनिंग चल रहा है और ये बंदों को टफ बनाया जा रहा है। तो ये स्क्रीनिंग के टाइम पे किया जाता है। अभी जब वहां से सेलेक्ट होके आप स्क्रीनिंग में आ जाते हो तो पहले 1 या 2 हफ्ते आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जहाँ पे कि जो भी पैरामीटर्स हैं उनमें असेस किया जाता है। प्लस आपको थोड़ा बहुत आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है कि क्या आपको अगर डाइवर बनाया जाए तो आप पानी के अंदर जाके रिस्पॉन्सिबली काम कर पाएंगे। तो उन्हीं लोगों को छांटा जाता है जो
इंस्ट्रक्टर्स को या टीम को लगता है कि जो ये काम कर सकते हैं। तो उसमें भी काफी छटनी होती है, और वहां से जो लोग सेलेक्ट होते हैं फिर वो डाइविंग कोर्स के लिए जाते हैं। तो डाइविंग कोर्स प्रॉपर तरीके से चलता है। आपको डाइविंग सेट्स के बारे में बताया जाता है, अलग अलग सेट से डाइविंग करवाई जाती है, अलग अलग एनवायरनमेंट में डाइविंग करवाई जाती है, स्विमिंग पूल में, फिर पिच डार्क वाटर में। अ, अभी डाइविंग क्या था ना, एक बहुत लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि डाइविंग मतलब है कि वो जो मूवीज में दिखाते हैं एकदम फिश दिख रही हैं, कोरल रीफ्स दिख रही हैं, और एकदम क्लियर वाटर है। नेवी का डाइविंग बिल्कुल अलग है। पिच डार्क वाटर है बिल्कुल। आपको जो भी काम करना है पिच डार्क वाटर में ही काम करना है, तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, एक सिलेंडर के भरोसे आप काम कर रहे हो। तो ये सब ट्रेनिंग आपको दी जाती है। एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग आप वो डाइविंग बैच आपको मिलता है और आप एक डाइवर कहलाते हो। डाइविंग का आपका कोर्स हो जाने के बाद फिर आप मरीन कमांडो कोर्स के लिए जाते हो। तो उसमें भी पहले स्क्रीनिंग होता है, 1 वीक या 2 वीक का स्क्रीनिंग होता है वो भी। ये थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि मरीन कमांडो की रिक्वायरमेंट डाइविंग की रिक्वायरमेंट से थोड़ी अलग है। यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स तो हैं ही, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, आपकी वाटर स्किल्स तो हैं ही, साथ ही साथ आपके आपकी क्या साइकोलॉजी है, आप क्या ट्रस्टवर्दी हैं, आप क्या टीम के साथ काम कर सकते हैं, इन चीजों पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है मरीन कमांडो के स्क्रीनिंग कोर्स में। क्योंकि मार्कोस का जो भी ऑपरेशन है वो एक छोटी टीम में होता है, और कोई भी एक कमजोर कमांडो वो पूरी टीम की स्ट्रेंथ को वीक कर देता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि टीम का हर एक बंदा दूसरे बंदे पे ट्रस्ट करे। एक कहावत कहते थे, मुझे अभी जस्ट याद आया। मतलब बडीज में ऐसा रिलेशन होना चाहिए, मार्कोस बडीज में, कि आई कैन ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड माई वाइफ। तो इतना ट्रस्ट वो ट्रेनिंग ही बिल्ड कर सकती है। तो ये सब स्क्रीनिंग होने के बाद फिर जो भी लोग स्क्रीनिंग में इन होते हैं उन लोगों को मार्कोस कोर्स करने का मौका मिलता है। मार्कोस कोर्स में बहुत सारे फेजेस, अलग अलग फेजेस हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से नेविगेशन फेज है। आपको नेविगेट करना सिखाया जाता है मैप्स के हेल्प से, आपके जीपीएस की हेल्प से, पहाड़ों पे, जंगल में, नॉर्मल लैंड में, पानी में, बोट्स के जरिए आप कैसे नेविगेट करके एक दूसरी जगह से टीम कंपोजिशन में कैसे आप ट्रेवल करोगे। और फिर एक दूसरा फेज है वेपन फेज, जहाँ पे आपको पिस्टल से लेके रॉकेट लॉन्चर तक सब कुछ, स्नाइपर इंक्लूडिंग एवरी वेपन आपको चलाना सिखाया जाता है। एट द सेम टाइम उन चीजों का असेसमेंट भी होता है। तो आप पिस्टल के एग्जाम में अगर फेल हैं, आप पिस्टल शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहीं से आप घर वापस जाएंगे, अपनी यूनिट में वापस जाएंगे, आप उसके आगे का कोर्स नहीं कर सकते। तो इसी तरह के छोटे 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 हर एक चीज में आपको पास होना है, थ्योरेटिकल एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम में पास आपको होना है। तो इसी तरह के अलग अलग फेजेस हैं। लाइक एक फेज आता है फिर आपको सर्वाइवल सिखाया जाता है, सर्वेलेंस सिखाया जाता है, एम्बुश करना सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट फेज में आपको हेलो ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, हेलो से स्लिदरिंग करना, रैपल डाउन करना, ये सिखाया जाता है। फिर एक लास्ट फेज ऑलमोस्ट जो होता है उसमें आपको स्पेशल ऑपरेशन करना सिखाया जाता है अर्बन वॉरफेयर में। किस तरह आप टीम के साथ टेक्टिकली अपना ऑपरेशन प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, टीम वहां से एक्सट्रैक्ट होके वापस आती है, इस चीज की आप प्लानिंग करते हो, और बहुत बार रिहर्सल होती है। आप एक्चुअल्स टाइम में फिर इंस्ट्रक्टर्स को डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, और जहां पे भी गलती हो गई फिर इंस्ट्रक्टर पिटाई करते हैं, वहां पे कोई रोक नहीं है फिर। पिटाई भी सब मार्कोस का ही, वो ट्रेनिंग का ही पार्ट है। तो इस तरह से ट्रेनिंग पूरी डिजाइन की गई है। इसके साथ साथ ही आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स को हर दिन इम्प्रूव किया जाता है। जो बंदा शुरू में सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ रहा था, वो बंदा कोर्स खत्म होते होते 40 किलोमीटर दौड़ता है इन वन गो, और वो भी 20 किलो वेट के साथ।
तो हर दिन इम्प्रूवमेंट है। आपने एक टेस्ट फेल कर दिया, आपको दूसरा चांस भी नहीं मिलता है। तो आपको इम्प्रूव करते रहना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, अपने आप को चोटों से बचाना है, सही एटीट्यूड के साथ। तो जो भी बंदा ये सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करता है, उसी को लास्ट में फिर मरून बेरे और वो मार्कोस का बैच मिलता है। गॉट इट सर। तो सर अगर आप ये भी बता सकते हैं कि हेल्थ वीक में जो आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है, और वो कौन लोग हैं जो अल्टीमेटली सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, और कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, वैसे कितने लोग एंटर करते हैं और कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? तो जहां तक मेरे कोर्स में थे, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फेजेस शुरू में ऑलरेडी हो चुके हैं। जब आप मार्कोस में आए उससे पहले ही बहुत छटनी हो चुकी है। तो मार्कोस में जैसे मैं था, तो मेरे कोर्स में कुछ 80 अराउंड लोग थे, और लास्ट में पास आउट कुछ 35 लोग तक पास आउट हुए थे। 80 से भी ज्यादा थे शायद, थोड़ा सा 80 समथिंग थे। तो अबाउट हेल वीक मेरे टाइम पे 80 आवर्स का था। तो पहले इंस्ट्रक्टर्स ने बोला कि 72 आवर्स का होगा। तो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि आप सो रहे होते हो, और रात में अचानक स्टन ग्रेनेड या फिर गैस, टीयर गैस वाले ग्रेनेड्स आपके रूम्स में डाले जाते हैं, और आप भागते हो फिर बाहर। इंस्ट्रक्टर आपको पकड़ते हैं और फिर बताते हैं कि अभी आप कैप्चर हो गए हो, अभी आपको सोना नहीं है। और यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि भाई हेल वीक शुरू हो गया है। और फिर आपका कंटिन्यू आपका फिजिकल वर्कअप चलता रहता है। आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा। जहां पे, हाँ पे कहीं कहीं पे काउंटिंग करनी है इंस्ट्रक्टर्स को कि हाँ भाई कितने, कोई सो तो नहीं गया, कोई गिर तो नहीं गया। वो काउंटिंग भी आपको घुटनों के बल बैठा के होती है, क्योंकि घुटनों के बल आप खड़े रहोगे रोड पे, तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बुरी तरह से वो चुभता है। तो इस तरह से होता है। और 3 दिन का लगभग हमको पहले जैसे बताया गया कि 72 आवर्स का हो रहा था, तो हम समझ गए कि भाई 3 दिन तो अब सोना नहीं है। तो वहीं से ही बस फिजिकल एक्टिविटीज चलते रहती हैं। बीपीटी होगी, पीपीटी होगी, आपको वेट के साथ दौड़ाया जाएगा, फिर स्विमिंग पूल ले जाया जाएगा। स्विमिंग पूल में कुछ और इवेंट नहीं है करवाने के लिए, तो इंस्ट्रक्टर बोलेंगे ओके राउंड बनाओ, यहीं पे एक आदमी बीच में आके डांस करो। तो किसी तरह आपको एंगेज रखा जाएगा, फिर आपसे ट्रेंच खुदवाए जाएंगे, फिर वो भरवाए जाएंगे। फिर बीच बीच में टेस्ट होगा, आपका रिटर्न टेस्ट होगा। तो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरा मेरा जो रिटर्न टेस्ट हो रहा था, मुझे लगा कि शायद एक ही पेज का है, क्योंकि हेल्यूसिनेशन में हो ना अब तो। जब आपका एक दिन हो गया, उसके बाद फिर आपको पता ही नहीं चल रहा है। और इंस्ट्रक्टर आर सो स्मार्ट, सो एक्सपीरियंस्ड, कि उनको पता है कि भाई किसको कितना, किस बंदे को कितना ध्यान रखना है। बाथरूम में बंदा जा रहा है तो बाहर इंस्ट्रक्टर खड़ा है, 1 मिनट का ही टाइम है भाई, फटाफट फ्रेश होके बाहर आओ, क्योंकि आप 1 मिनट से ज्यादा फिर आप वहां सो जाओगे नहीं तो। तो जो मेरा स्नैप टेस्ट था, उसमें मुझे लगा वो सब धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। एक तो किसी तरह देख के मैंने एग्जाम क्लियर किया, और वो जैसे ही पहले पेज में सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, मुझे नींद आ गई। तो इंस्ट्रक्टर ने मारा बड़ा जोर से, मतलब पेपर खत्म हो गया तो जाओ बाहर जाओ वर्कअप के लिए। तो उन्होंने मेरा दूसरी साइड देखा, बोला दूसरी साइड आंसर क्यों नहीं लिखे हैं। मैं सपने में हूँ, मतलब बोलना चाहता हूँ लेकिन कुछ और ही समझ में आ रहा है। तो इस तरह के आपको ऐसा टॉर्चर जैसा फील होता है। आप नेविगेशन कर रहे हो रात में, 8 लोगों की टीम जा रही है, एक बंदा उसको नींद आ गई, वो नींद में ही चलता जा रहा है, वो अपने ग्रुप से कहीं और ही चला जा रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। आपको फ्रंट रोल, बैक रोल करने, साइड रोल करने को बोला जा रहा है, आप रोल करते करते नींद में आप रोल कर रहे हो। लास्ट डे आपका फिजिकल टेस्ट है, उसमें आप दौड़ते दौड़ते सो जा रहे हो। इस हद तक मतलब आपको अपने माइंड को कॉन्शियस रखना पड़ता है। तो अल्टीमेटली वो एक मेंटल प्रैक्टिस है, आपको मेंटली स्ट्रांग करने की। अल्टीमेटली सब कुछ मेंटली आपको स्ट्रांग करने के लिए हो रहा है। अभी मेंटली स्ट्रांग करने के लिए एक बहुत बड़ा कैच है। हम लोग बोलते हैं कि मेंटली स्ट्रांग होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है, लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग तभी होते हो जब आप अपने दिमाग को चीट कर पाते हो। तो क्या होता है कि हमको इस लेवल तक इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, इस लेवल तक ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं कि
आप सोचना बंद कर देते हो कि भाई मैं अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता। आप क्या सोच सकते हो, मतलब कि ठीक है यार, पुशअप मारने 10 पुशअप मार दिए, 20 मार दिए, 30 मार दिए, लेकिन वो 500 पुशअप मरवाएगा इंस्ट्रक्टर, आपने सोचा ही नहीं था। तो वो तभी मार सकता है बंदा जब उसने सोचना बंद कर दिया। जब वो सोचेगा कि भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा इंस्ट्रक्टर काउंट दे रहा है तो मुझे करना है। एक बार का वाकया है कि मेरे एक इंस्ट्रक्टर ने मुझे बुलाया और बोला कि हेमंत रोप चढ़ जाओगे। मैंने बोला हाँ सर। तो और कुछ एक्टिविटी चल रही थी, स्लिपरिंग का प्रैक्टिस चल रहा था। तो हाँ सर चढ़ जाऊंगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम गया, और वेट है बॉडी में, बीपी जैकेट है, पिट्ठू है 3-4 केजी का, तो ओवरऑल 8-10 केजी का वेट हो जाता है, वेपन है आपके पास। वो 10 केजी वेट के साथ एक बार रोप चढ़ गया। दोबारा गया, हाँ एक बार तो कोई भी चढ़ जाएगा, जाओ डू इट सेकेंड टाइम। और दूसरा बार कोशिश किया, तो आधे से थोड़ा ऊपर पहुंचा हुआ था, और पाँव लगा के नहीं चढ़ना है, आपको अपने बेयर हैंड से ही की स्ट्रेंथ से चढ़ना है। तो सेकंड टाइम चढ़ रहा हूँ, तो अभी ऐसा लग रहा है कि और नहीं चढ़ पा रहा हूँ। लेकिन अभी वो दिमाग ने तो सोचना बंद कर दिया है ना। उसने बोला है, इंस्ट्रक्टर ने बोला है चढ़ना है तो चढ़ते रहना है। अभी वो इंस्ट्रक्टर मेरे को देख के समझ गया कि ये अब नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बोला बस एक हाथ और मार और तू पहुंच जाएगा ऊपर। और वो जो मैंने लास्ट हैंड मारा, मैं वहीं से फिसलते हुए नीचे आया हूँ, और ये मेरा राइट हैंड पूरा छिल गया था। तो कहने का मतलब है, मैं अपनी जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है उसको भी मैंने क्रॉस किया। और यही एक इंस्ट्रक्टर के लिए अचीवमेंट होती है, या एक ट्रेनिंग के लिए अचीवमेंट होती है, कि आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से भी बाहर जाके काम करते हैं। आपने दिमाग ने सोचना बंद कर दिया, आप बस फॉलो कर किए जा रहे हो, और यही आपको बिल्ड करता है। इसमें अपने नेवी सील्स में एक कहावत है कि यू नो इफ योर माइंड सेइंग स्टॉप, और इफ योर माइंड इज सेइंग यू आर एग्जॉस्टेड, दैट मीन्स यू आर ओनली 40% डन। तो दिमाग का नहीं सुनने का, ये हमको वो कोर्स में सिखाया जाता है, और ऐसे ही लोगों को चूज किया जाता है। और हेल वीक इसका ही एक पार्ट है, हेल वीक में यही सब कराया जाता है। जो बंदा बोलता है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, अभी सो जाऊंगा, तो फिर ठीक है सर, आप बस्ता पकड़ो और जाओ, अभी आप नहीं कर सकते। गॉट इट सर। तो सर अगर ये बता सकते हो, जब आप मरीन कमांडो बन जाते हैं, आपको मरून बेरे भी मिल जाता है, तो उसके बाद आपकी अगर कोई भी एक आइडियल डे होता है, वो किस तरीके से होता है, जिस दिन आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं और जिस दिन कर रहे होते हैं, तो उस दिन आपका पूरा दिन कैसा लगता है? ओके, तो नॉर्मली जब आप ऑपरेशन नहीं कर रहे होते हैं तो आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो जो भी आपने बेसिक ट्रेनिंग में किया था, प्लस कुछ वर्टिकल्स की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, जैसे स्नाइपर्स के लिए अलग से ट्रेनिंग है, फ्री फॉलर्स की अलग से ट्रेनिंग है, लॉन्ग रेंज वेपन्स वाले क्वालिफाइड लोगों के लिए अलग से ट्रेनिंग है, वो अपनी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा जो जनरलाइज ट्रेनिंग है वो आपको फिजिकली करनी होती हैं, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैच करने होते हैं उस शेड्यूल में। और रिटन एग्जाम भी ओकेजनली कंडक्ट होते हैं, और वो भी आपको क्लियर करने होते हैं। इसके अलावा जब आप ऑपरेशन में होते हैं, तो ऑपरेशन में भी मार्कोस बहुत ज्यादा जगह ऑपरेशंस में डिप्लॉयड है, लाइक हमारे एंटी पायरेसी ऑपरेशन, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में हैं। रिसेंटली जैसे अभी बुल्गारिया में कुछ 35 हाईजैकर्स को पकड़ा था। उससे पहले एक और वेसल को पकड़ा था जिसमें अराउंड 15 इंडियंस को रेस्क्यू किया था। उससे पहले एक और ईरानियन एक वेसल को पकड़ा था। अ, उन वहां पे भी कुछ शायद 19 पाकिस्तानी को रिलीज किया था मार्कोस ने। तो ये एक तरह के ऑपरेशन हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर में मार्कोस डिप्लॉयड हैं, वहां पे आरआर के साथ और पैरा के साथ मिलके वहां पे ऑपरेशन करते हैं। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा गुजरात के एलओसी में मार्कोस डिप्लॉयड हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल पोजीशंस हैं जहाँ पे मार्कोस डिप्लॉयड हैं। तो जहाँ पे भी आप एज एन ऑपरेशन टीम डिप्लॉय होते हो, आपको रेडी पोजीशन में आपको वहां पे रहना होता है।
आप ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइजेस रेगुलर करते रहते हो, अपने हथियारों को रेडी पोजीशन में रखते हो। तो ये है, आप कभी भी आप ऑपरेशन के लिए बुलाए जा सकते हो, और विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आपको जो भी टाइमलाइन है, जो भी डिजायर्ड ऑपरेशनल रेडीनेस, आपको टाइमलाइन बताती है कि इतना, जैसे सबमरीन के ऑपरेशन में 8 मिनट का टाइम है, आपको 8 मिनट में जो है ऑपरेशन के लिए लॉन्च होना है, तो वो टाइमिंग के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको क्विक एक्शन लेके ऑपरेशन को कंडक्ट करना होता गॉट इट सर। तो सर आप एक पैराट्रूपर भी हैं, तो आपने जब पहली बार एयरक्राफ्ट से जंप किया था, शायद आगरा में हुआ होगा आपका भी, तो वो कैसा था? उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपने जो जंप्स किए होंगे, स्काई डाइविंग भी की होगी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? है। पैराट्रूपिंग वाज जस्ट फन। पहले कुछ जंप्स तो बहुत ही ज्यादा फन थे, बहुत ही ज्यादा एडवेंचर फील्ड थे, लेकिन उसके बाद मेरे को एक दो बार डर लगा, बट अभी ठीक है। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जो आगरा में जो इसका पैराट्रूपर स्कूल है, वहाँ पे बेसिकली दो तीन चीजें सिखाई जाती हैं। एक तो आपको कैसे जंप करना है, किस तरह से जंप करना है। दूसरी चीज है सेफ्टी पैरामीटर्स, आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं। अगर आपको कुछ हो गया, आपका पैराशूट ओपन नहीं हुआ, तो किस तरह से आप रिजर्व पैराशूट ओपन करोगे, या फिर इन केस लाइटनिंग वायर्स आए, पेड़ में आप जा रहे हो, तो किस तरह से आप बचोगे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वहाँ सिखाते हैं वो है आपका लैंडिंग। ऐसा कहा जाता है कि पैराट्रूपर्स का एक ही पाँव होता है। आपको जब भी लैंड करना है, आपको दोनों पाँव मिला के लैंड करना होता है। और पूरी ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा फोकस उसी पे किया जाता है। क्योंकि जंपिंग आसान है, आपने जंप कर लिया, उस समय थोड़ा सा डर था, आप जंप करके आपका पैराशूट खुल गया, फिर तो फन है, पूरा एडवेंचर है, मजे हैं, नीचे सब दिख रहा है। आप जब लैंड कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखनी होती है चीजें, वही पैराट्रूपिंग वहाँ स्कूल में सिखाया जाता है। लैंड करने के बाद फिर ऑपरेशनल जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप काम करते हैं। तो मोर और लेस पैराट्रूपिंग तो मेरे लिए फन ही, मतलब एक एडवेंचर ही रहा। सर सर एक सवाल है जो मेरे को बार बार आता है कि जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है मरीन कमांडो बनने के लिए, वो क्या डिफरेंट है इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए? और दूसरा, कोई एज क्राइटेरिया भी है क्या फॉर अ सेलर एंड ऑफिसर जो मरीन कमांडो बनना चाहता है? हाँ, तो ऑफिसर सेलर्स दोनों के लिए 25 ईयर्स ऑफ एज है। पॉलिसी जब मैं था तो इट वाज 25 ईयर्स। और जो मेडिकल क्राइटेरिया आप बोल रहे हैं वो मरीन कमांडो बनने के लिए नहीं है, वो डाइविंग के लिए है। क्योंकि डाइविंग में आपको बहुत अलग अलग, आप पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर प्रेशर की वजह से आपको आपके लंग्स में काफी इफेक्ट पड़ता है। डाइविंग की वजह से आपके बोन्स में काफी इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ मेडिकल पैरामीटर्स हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं। एक्सरे, जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, आपके बोन्स का एक्सरे हो गया, जॉइंट्स का एक्सरे हो गया। इसके अलावा आपका ईसीजी बहुत क्लीन होना चाहिए। तो ये कुछ एडिशनल मेडिकल पैरामीटर्स हैं जो कि आपको डाइविंग करने से पहले आपको क्लियर करने होते हैं। गॉट इट सर। आपने बताया था कि आपकी जो पोस्टिंग थी फिर वो कश्मीर में भी थी, तो जब आप पहली बार कश्मीर गए थे तो तब आपका इन जनरल एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? और वहाँ पे अगर आप ना कहोगे कॉम्बैट एक्सपीरियंस था, तो उसके बारे में अगर कुछ बता सकते हैं। ओके, तो कश्मीर में हमारा डिप्लॉयमेंट कुछ बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि वो एक एक्सपोजर भी होता है और बहुत जरूरी है एक्सपोजर लेना। तो जब मैं कश्मीर में गया था, हम 8 लोगों की टीम थी। मेरे ऊपर एक ऑफिसर थे, और अ, बाकी हमारी टीम थी। तो कश्मीर के ऑपरेशन के दौरान बेसिकली इनिशियली हमको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, वहाँ का रहना, खाना, और कई बार हम कोवर्ट जाते हैं तो उस तरह से आपको किस तरीके से आपको ये इन तरह के इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देना है, ये सब सिखाया जाता है। और जब आप कश्मीर में जाते हैं तो आप बहुत वहाँ पे ना इन्फॉर्मेंट्स, या जिनको इन्फॉर्मर्स या फिर इंटेल, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इनिशियली
इंटेल का हमको इतना आइडिया नहीं रहता। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां से भी छोटा मोटा इंफॉर्मेशन आ गया वहां पे चलो जाके ट्राई टू कंडक्ट द ऑपरेशन। इट इज वेरी सिमिलर टू ऑपरेशन ओनली। अभी फर्क क्या होता है, आप वहां गए पूरी तैयारी के से, कॉर्डन ऑफ हुआ, आप लोग गए, आपने पूरा, आपके दिमाग में है कि भाई अंदर मिलिटेंट है, लेकिन पूरा चेकिंग के बाद आपको पता चलता है कि भाई कुछ नहीं है करके। इसके मुकाबले जब आप एक्चुअल में एक ऑपरेशन होता है उसमें भी यही सब चीजें होती हैं, लेकिन बस लास्ट के 5 मिनट में फायरिंग होती है। तो लेकिन वो खौफ बना रहता है कि भाई कब आएगा, कब मेरे सामने से, मैं वेपन लेके गया हूँ, हर एक रूम चेक कर रहा हूँ, और कब आएगा मेरे सामने से, कहीं मेरा ही अपना ही ओन मार्कोस या कोई दूसरा पैरा या फिर कोई दूसरी फौज का बंदा तो ना आ जाए सामने से। तो इस तरीके की चीजें का एक्सपोजर मिलता है वहां पे। आ, किस्मत, उसको अच्छी किस्मत कहूँ या बुरी किस्मत कहूँ, कभी वहां पे वो ट्रिगर के अंदर उंगली डाल के गोली चलाने का मौका नहीं मिला। बस हर बार जहां पे भी जाते हैं हम बहुत रिग्रेसली गए, पैरा के साथ, जो भी आरआर्स थी उनके साथ बहुत रिग्रेसली गए। पानी में हम कई बार एम्बुश लगाते थे वुलर लेक के इन अराउंड। लेकिन लकी और अनलकी आई डोंट नो, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि फायर फाइट में इंडल्ज रहे। गॉट इट सर। तो सर वैसे आपका फेवरेट वेपन हुआ क्या करता था तब? मेरा फेवरेट वेपन था टेवोर। टेवोर एक इजराइल मेड वेपन है, और बेसिकली लोग हर कोई AK-47 बोलता है, तो उसी तरह का वेपन है। AK-47 7.62 mm बुलेट लगता है, इसमें 5.56 mm बुलेट लगता है। तो कंपैरेटिवली AK-47 से थोड़ा हल्का है, और बुलपअप कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। अभी बुलपअप कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि नॉर्मली कोई भी वेपन जैसे AK-47 में क्या है कि आपका ट्रिगर है, और उसके बाद का जो मूविंग पार्ट है जो आपकी एमटी को बाहर निकालता है, वो ट्रिगर के आगे है। तो वेपन का लोड आगे की तरफ ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा देर तक वेपन को होल्ड करके मूव नहीं कर सकते। लेकिन टेवोर में क्या है कि जो ये मूविंग पार्ट है पीछे की तरफ है, तो इस वजह से क्या होता है कि इजेक्शन थोड़ा इजी है आपके लिए, थोड़ा सा सेफ है कंपेयर टू AK, जो आपका एम्प्टी कैच इजेक्ट होके बाहर आ रहा है। और इसका होल्डिंग बहुत अच्छा है, तो आप बहुत देर तक होल्ड करके आप मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, लंबा ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज मुझे लगता है टैगोर में है। और इसके अलावा आप साइट्स ऑलरेडी है उसमें, आप एडिशनल साइट्स लगा सकते हैं, नाइट विजन साइट्स लगा सकते हैं, आप बाईपॉड लगा सकते हैं, आप ग्रेनेड लॉन्चर इसमें लगा सकते हैं। तो ये फायदे हैं टैवोर में जो मुझे मुझे पसंद थे। इस वजह से मैं चाहे JNK हो या कहीं पे भी, आई प्रिफर टैवोर। गॉट इट सर। तो सर आपने पैरास के साथ और आरआर के साथ भी ऑपरेट किया हुआ है, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है जब आप उनके साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं? कुछ कोई सिमिलैरिटी है उनके साथ इन टर्म्स ऑफ हाउ दे ऑपरेट, और उनका माइंडसेट कैसा है, आपका कैसा है, तो वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पैरा आर मोर और लेस वेरी सिमिलर टू मार्कोस। बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं, हु इज बेस्ट, पैरा इज बेस्ट और मार्कोस इज बेस्ट। मेरा ऐसा मानना है कि एज फार एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न, पैरा इज बेस्ट। तो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत ऑपरेशन किए हैं। आप जितना आपके पास केस स्टडीज होती हैं, जितना आप उतना ही ज्यादा सीखते हैं, उतना ही ज्यादा अपनी ट्रेनिंग्स को, अपने लोगों को उस हिसाब से आप रेडी करते हैं। कंपेयर टू पैरा, मार्कोस के पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मार्कोस का जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, जो ट्रेनिंग है, वो पैरा से काफी अच्छा है। क्योंकि यंग ब्लड आता है मार्कोस में, पैरा में ऐसा नहीं है। उसको आप बिल्कुल रफ बनाते हो। और पानी एक एडिशनल एडवांटेज है पानी में, जहाँ पे एक तरफ बहुत लोगों को जाने से डर लगता है, वहां पे मार्कोस जाके, डर तो बहुत दूर की बात, जाके ऑपरेट करते हैं। तो इस वजह से जो ट्रेनिंग और जो एक इंडिविजुअल बंदे की बात है, तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्कोस ज्यादा अच्छे हैं।
कंबाइंड ऑपरेशंस की बात करें तो लैंड में ही नॉर्मली कंबाइंड ऑपरेशन हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज पैरा एसएफ के लोगों के साथ किए हैं। दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। लैंड में तो मतलब हम साथ साथ चलना उनके थोड़ा मुश्किल ही होता है। बट अच्छे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, पैरा के बहुत अच्छे लोग हैं। जहां तक आरआर की बात है, वो एक दूसरा स्पेशल वही वो डिफरेंस आ जाता है फिर स्पेशल फोर्सेस और नॉर्मल डिफेंस फोर्सेस में। क्योंकि स्पेशल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है। अभी नॉर्मल जो आपकी डिफेंस फोर्सेस होती हैं उनका वो कन्वेंशनल तरीके से काम करती हैं, तो आरआर भी उसी का पार्ट है। वो भी कन्वेंशनल तरीके से काम करते हैं कि प्रॉपर पोस्ट बनी हुई है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्वार्डन कर रहे हैं, फिर ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरह से कन्वेंशनल आर्मी या आरआर ऑपरेट करती है। लेकिन जो एक एसएफ होती है या जो एक स्मॉल यूनिट वाली फोर्स होती है, वो बहुत कम लोगों की है, बहुत हाईली ट्रेन्ड है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस इक्विपमेंट से लेस है। वो 8 ही लोग हैं, बट वो पानी से भी आ सकते हैं, वो एयर से भी आ सकते हैं, वो जमीन से भी आ सकते हैं, और पानी के ऊपर बोट से भी आ सकते हैं। तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसलिए दोनों के काम करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है साथ में काम करना। तो इसीलिए दोनों को अलग अलग टास्किंग दिया है कि आरआर जो है, अगर मार्कोस या कोई भी पैरा सब साथ में काम कर रही है तो आरआर विल गिव क्वार्डन क्वार्डन, और जो एसएफ है वो अंदर जाके ऑपरेट करेगी, क्योंकि छोटी टीम है, अर्बन वॉरफेयर का उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ काम किया जाता है। गॉट इट सर। तो सर आपने बताया आपने काफ़ी सारी जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं, तो आपका एक्सपोजर वहाँ पे भी फॉरेन की जो आर्मी एयरफोर्स या नेवी से होता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? कभी आपने नेवी सील्स के साथ भी किया है कोई एक्सरसाइज? नेवी सील्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका एक दो बार मिला, बट प्रॉपर एक्सरसाइज में मेरे को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। बाकी जो फॉरेन के साथ एक्सरसाइजेस करने में यूएस नेवी के साथ एक्सरसाइज किया, जापान के साथ एक्सरसाइज किया। तो दीज फोर्सेस आर आल्सो वेरी कॉम्पिटेंट। मतलब कि दे क्लियरली नो कि क्या करना है, कैसे करना है। देर इज समथिंग कॉल्ड वीबीएसएस, वेरीफाई बोर्ड सर्च एंड सीज। तो उस तरह की एक्सरसाइजेस मैंने की थी एक्सरसाइज मालाबार के दौरान। तो दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एक्चुअली। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी से कंपेयर करना चाहिए, बट अच्छे थे। गॉट सर। तो सर आपने ये भी बताया था कि लद्दाख में एक एक्सप्रेशन हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे? मार्कोस का एक्चुअली ट्रेनिंग कुछ इस तरह का रहता है ना, आपको पानी में भी हफ्ते में एक बार स्विमिंग करना है, एक एक दो दो किलोमीटर। और रनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग तो डे टू डे लाइफ का पार्ट ही है मार्कोस का। तो मेरे ही नहीं, हर किसी में सिर्फ 19-20 का ही फर्क होगा। तो हर किसी में एक कॉमन तरह का बिल्डअप आपको मिलता है, फिजिकल स्टैंडर्ड एक तरह के मिलते हैं। तो इसी दौरान शायद 2015-16 की बात है, वो लद्दाख में एक एक्सपीडिशन था, इंटरनेशनल एडवेंचर एक्सपीडिशन करके कुछ था। तो वहाँ पे हमने नेवी को रिप्रेजेंट किया था, और बहुत सारी कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स आए थे वहाँ पे। बेसिकली आपको कुछ 180 अराउंड किलोमीटर अराउंड वहाँ की ठंड में साइकिलिंग करनी थी, और रिवर राफ्टिंग थी, और नेविगेशन प्लस रन था जो कि कुछ 90 किलोमीटर का था। और 2 या 3 दिन का टाइम था, उस टाइम ड्यूरेशन में ये डिस्टेंस आपको कवर करना था। उसका पार्टिसिपे उसमें मैं एक हिस्सा था, और हमारी टीम ओवरऑल थर्ड आई थी। मतलब शायद फर्स्ट साउथ अफ्रीका और सेकंड अर्जेंटीना शायद थी। तो दैट वाज अ एक्सपीरियंस। और मैं क्या मतलब कोई भी मार्कोस जाता तो वहां पे जाके वही परफॉर्मेंस देता। तो इसका एक मार्कोस की कैपेबिलिटी का एक अच्छा एग्जांपल है कि आफ्टर रिटायरमेंट मेरे दिमाग में आया कि मुझे
यार ये ट्रायथलन ट्रायथलन आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आई शुड ऑल्सो गिव अ ट्राई। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं, और देखा तो कुछ एक महीने बाद ही इवेंट था बेलगवी में, हाफ आयरन मैन। तो हाफ आयरन मैन में वही होता है, 1.9 किलोमीटर स्विम, फिर वो कंप्लीट होते ही आपको कुछ 180 किलोमीटर साइकिलिंग करना होता है। वो कंप्लीट होते ही फिर आपको कुछ 21 किलोमीटर रन करना होता है। और उसका टाइम ड्यूरेशन है कुछ 8 घंटा या 8.5 घंटा है। उससे पहले जिसने भी कंप्लीट कर दिया वो हाफ आयरन मैन है। तो ये इवेंट था, तो मैंने बोला यार चलो ट्राई करते हैं करके। तो हल्का फुल्का प्रैक्टिस चल रहा था, शायद 10-15 दिन प्रैक्टिस किया होगा, और फिर मैं उस टाइम पे पुणे में था, और वो इवेंट था बेलगवी में। तो मुझे गोवा के थ्रू आना था, गोवा में बहुत सारे मेट्स थे, तो मैंने बताया कि यार मैं आ रहा हूँ, मिलेंगे, और प्लीज मेरे लिए एक साइकिल का बंदोबस्त कर देना, मैं यहाँ से साइकिल नहीं लेके आ सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, हाँ आ जाओ। किस लिए चाहिए साइकिल? मैंने बताया उनको ऐसा ऐसा इवेंट है। तो वैसे ही मजाक कर रहे थे कि अरे इतना दौड़ भाग तो कर ली, अभी और क्या करने की जरूरत है? तो मैंने बोला एनी हाउ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो मेरा एक और फ्रेंड बोला ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ। मैंने बोला प्रैक्टिस? बोला अरे देख लेते हैं चलो। तो फिर हम लोग आए, मैं 2 दिन पहले आ गया गोवा। और अब दोस्त लोग मिले इतने टाइम बाद, तो शाम को पार्टी शार्टी चल रही है, तो वो दारू पीने के बाद एक दोस्त को बोल दिया भाई तू भी चल यार साथ में। तो बोला नहीं नहीं यार प्रैक्टिस वगैरह कुछ है नहीं। बोला अरे सब हो जाएगा चलो, साथ में ट्राई करते हैं। वो साथ में ही किसी तरह फोन वोन करके उसका रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके उसका एनरोलमेंट करवाया। अगले दिन हम पहुंच गए इवेंट के लिए। मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, 10-15 दिन का प्रिपरेशन मैंने किया है। ये बाकी दोनों ऐसे ही आ गए हैं मेरे साथ कि चलो देखते हैं ट्राई करते हैं। अभी आज की डेट में ट्रायथलन एक बहुत बड़ा इवेंट है, और बहुत महीने साल लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अगले दिन हमने साइकिल जमा की, उसके अगले दिन इवेंट था। इवेंट में मैं सबसे पीछे आ रहा हूँ, और ये दोनों भाई साहब मेरे से पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने भी किसी तरह जो लास्ट टाइमिंग था उसमें तो कंप्लीट कर ही लिया। तो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, जो कि आपको हमेशा रेडी रखता है। तो ये है ये फिटनेस आपको, मेरे ही नहीं, मैंने तो चलो वो एडवेंचर इवेंट कर लिया था, बट मार्कोस के हर एक बंदे का स्टैंडर्ड यहीं से +19 और 20 है सिर्फ। गॉट इट सर। सर आप फिर पीएसओ भी थे, चीफ के, नेवी चीफ के, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है? आपने बताया कि मानेसर में ट्रेनिंग होती है उसकी। हाँ, तो मैं 3 साल के लिए, हमारे जो नेवी चीफ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पीएम मोदी के आसपास पीएसओस घूमते हैं, तो सिमिलरली उसी तरह का जॉब है। जो नेवी चीफ हैं वो भी Z+ सिक्योरिटी में आते हैं, तो उनको भी उसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो वो एसपीजी कमांडोज या एनएसजी कमांडोज ने प्रोवाइड करके नेवल कमांडोज ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे आर्मी चीफ को अपने पैरा कमांडोज, और अपने एयरफोर्स चीफ को गरुड़ कमांडोज प्रोवाइड करते हैं। तो उससे पहले सिलेक्शन होता है, और जनरली आपका एटीट्यूड देखा जाता है, और आपकी थोड़ी बहुत फिटनेस देखी जाती है। तो वो सिलेक्शन होने के बाद एनएसजी में आपका कोर्स चलता है एक। तो एनएसजी में बहुत अलग फोर्सेस के लोग आते हैं। मेरा एक इंटरेक्शन पैरा कमांडोज, एनएसजी कमांडोज, एसपीजी कमांडोज के साथ वहीं पे हुआ। वहीं पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे जिनमें कैपेबिलिटी का थोड़ा सा पता चलता है। तो ड्यूरिंग माय टेन्योर एज अ पीएसओ, 3 साल में था वहाँ पे। तो हमारे नेवी चीफ और उसकी उनकी फैमिली को हमने क्लोज सिक्योरिटी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ऑफिस से उनको घर लेके आना सेफ एंड सिक्योर, किसी प्राइवेट इवेंट में अगर वो जा रहे हैं या किसी भी इवेंट में जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम यू नो जो शेड्यूल्ड इवेंट है उनमें सिक्योरिटी देना, दैट वाज माय प्राइमरी रोल एट दैट टाइम। तो ये मैंने उस टाइम पे किया। गॉट इट सर। तो सर अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि इंडियन नेवी में जो आपका एक्सपीरियंस था एज अ कमांडो,
कोई 3 लाइफ एक्सपीरियंसेस या लाइफ लेसन्स जो आपने सीखे हो, जो आज भी आप चेरिश करते हो, तो कौन से होंगे? ओके, तो नेवी या फिर यू नो मार्कोस या फिर कोई भी आर्म्ड फोर्स, किसी भी एक आप ना वेटरन अलग से पहचाना जाता है ना? क्योंकि फोर्सेस उसको बहुत कुछ सिखा देती हैं, जैसे डिसिप्लिन बहुत कॉमन चीज है, टीम में काम करना, पैट्रियोटिक होना, देशभक्त होना, और इंडिविजुअली अपनी ओनरशिप लेके काम करना, ये कुछ चीजें हैं जो कि फोर्सेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली किसी भी डिफेंस फोर्सेस के बंदे को सिखा देती हैं। तो ये तो मैंने सीखी सीखी, इसके लिए मैं काफी ग्रेटफुल हूँ फोर्सेस का कि ये सब चीजें मेरे अंदर आई। और इसके अलावा कुछ चीजें जो मुझे बहुत अच्छे से याद हैं, वो है एक तो ओनरशिप लेना किसी भी चीज की। तो ये मैंने नेवी में सीखा, ये मैंने मार्कोस में सीखा कि कितना जरूरी है किसी काम की ओनरशिप लेना। और पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत हेल्प करता है। दूसरी चीज है कि आपको जो भी टास्क मिलता है, आपको उसको मना नहीं करना चाहिए। उसको बोलो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट दैट चैलेंज एज अ चैलेंज। आपको टफ लग रहा है तो उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करो। यही एक रीजन था कि मेरे को बहुत अलग अलग डोमेन्स में काम करने का मौका मिला, मतलब एज एन इंस्ट्रक्टर ऑल्सो, फिर पीएसओ है, ऑपरेशंस हैं, और भी बहुत अलग अलग ऑफिस जॉब्स हैं। तो बहुत अलग अलग डोमेन्स में काम करने का मौका मिला। क्योंकि मेरे को जो भी बोला गया कि मुझे जो भी बोला गया, हाँ हेमंत ये करना है, ठीक है सर, आई विल गिव माय बेस्ट। ठीक है, तो ये एटीट्यूड मैंने नेवी से सीखा, मार्कोस से सीखा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने मेरे लिए एक लाइफ लेसन ही है, वो एक ब्लंडर के थ्रू मैंने सीखी। हम लोग आगरा पैरा ट्रूपिंग के लिए गए थे। तो उस दौरान मैं सीनियर मोस्ट था, जो हमारे सेलर्स थे उसमें। तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, तो कुछ शायद 16 हम लोग गए हुए थे वहाँ पे पैरा ट्रूपिंग के लिए। तो कोर्स बहुत अच्छा चला, सब लोग बहुत अच्छे से रहे, बहुत मौज मस्ती करते हुए अच्छा एडवेंचर हुआ। एट द एंड ऑफ द कोर्स, अभी आर्मी के ना बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो आर्मी के क्या रूल्स हैं कि अगर आपको पीएम में जाना है ना, तो आप पीएम में ही जा सकते हो, आप एएम में नहीं जा सकते हो। तो अभी हमारे बंदे क्या है कि जंप्स कंप्लीट हो गए, बोला सर जाना है जाना है। मैंने बोला अरे रुको यार, नहीं ऐसे नहीं जा सकते यार, कल शाम को निकलेंगे सब एक साथ। बोला नहीं सर, घर जाना है, ऐसे करके। तो अब मैं क्या करूं? अभी मैंने बोला यार एक काम करते हैं, चलो पार्टी करते हैं। पार्टी वार्टी की। तो मैंने सोचा शायद सो जाएंगे, तो फिर सब लोग चलेंगे साथ में मौज मस्ती करके। तो भाई एक बार लेकिन फौजी का अगर बैग एक बार बंद गया और उसका मन बन गया कि भाई मुझे घर जाना है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सब लोग सो गए और सुबह उठे तो 6 लोग गायब है, वो 16 लोगों में से। तो आर्मी वालों ने बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया कि कैसे चले गए, कैसे चले, जबकि हमारा ऑलमोस्ट कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सारे जंप्स वगैरह कंप्लीट हैं, टेस्ट वगैरह सब क्लियर। तो उन्होंने यूनिट्स को इन्फॉर्म कर दिया, अब यूनिट्स ने हमको अच्छा खासा पनिशमेंट दिया। और फिर पहले तो फिजिकल पनिशमेंट रहा, फिर उसके बाद जब ऑन डॉक्यूमेंट पनिशमेंट हुआ, तो जो लोग एक्चुअल में गए थे उनको बुलाया गया, उनको पनिशमेंट मिला, फिर मुझे बुलाया गया। तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे बोला, और लकीली उन्हीं दिनों मैंने कुछ ऑपरेशनल रिगार्डिंग कुछ किया था, तो उसके लिए मुझे कुछ कमेंडेशन अवार्ड मिला था। तो मुझे बोला कि मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कि हेमंत क्या चाहते हो, एक हाथ से अवार्ड लेना और दूसरे हाथ से पनिशमेंट लेना? बोला नो सर। तो बोला तो आपको क्या लगता है आपकी गलती है इसमें? तो मैं मानता तो नहीं था मेरी गलती, क्योंकि लोग मेरे साथ वाले तो अपनी मर्जी से गए थे। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप चुपचाप था। तो सर बोले कि देखो, अगर आप कुछ अच्छा करके आते ना वहाँ, तो आपको शाबाशी मिलती। बोला हाँ सर। तो और कुछ ब्लंडर करके आए हो तो उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो देन आई रियलाइज कि यार आप एक लीडर हो ना, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग।
ये एक बहुत छोटी सी चीज थी, बट उस दिन से जहां पे भी मैं गया, जो भी मुझे काम मिला, आई स्टार्टेड टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एक्सरसाइज। मालाबार के दौरान क्योंकि मेरी टीम थी, मुझे यूएस आर्मी के साथ ये जॉइंट ऑफ एक्सरसाइज करनी थी। तो उस टाइम पे हमारा एक लड़का पानी में गिर गया, और पानी में गिरा है वो लगभग 17 से 18 केजी वेट के साथ। तो जब आप 17 केजी 18 केजी वेट के साथ गिरते हो, तो आप तो एक अलग लेवल पे आपका दिमाग तो ऑलरेडी ब्लाइंड हो गया कि भाई मैं अब क्या करूं। तो हमारी सेफ्टी के लिए टीएफएस होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसको आप पुल करोगे तो बलून बन जाते हैं। तो क्योंकि मैंने वो लाइफ लेसन सीखा था, तो मुझे पता था कि भाई दिस इज जस्ट एन एक्सरसाइज, तो यहाँ पे मेरी बंदे की सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैंने उनको ना वो एक्सरसाइज शुरू होने से पहले 2-3 बार उस चीज का प्रैक्टिस करवाया कि एज्यूम कि कुछ हो गया, आप अपना टीएफएसएस पकड़ो और पुल करो। तो 2-3 बार एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाने का नतीजा ये रहा कि जब वो बंदा पानी में गया, ही इमीडिएटली पुल्ड आउट हिज दैट टीएफएसएस, और वो पायलट एक ही ऑपरेट हुआ। समहाउ वो बहुत सीरियस हो गया था, क्योंकि 17 किलो वेट के साथ आप बिल्कुल जूप नीचे जाते हो, और वो पैनिक जो होता है उससे बाहर निकलना ही अपने आप में, और वो पैनिक से बाहर निकल के ही पुल करना है, अपने आप में एक बड़ा बड़ा चैलेंज। तो उसके बाद वेर एवर आई गो, मतलब अभी भी दिस आई फॉलो इन कॉर्पोरेट ऑल्सो, कि जो भी काम मिला है भाई, ओनरशिप लो पूरा उसका, और टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि हाँ भाई अच्छा है तो ठीक है सर, ओके। कुछ गलत हुआ है तो हाँ सर, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी, या तो दीज ऑल आर द स्मॉल लाइफ लेसन्स व्हिच आई हैव लर्नड ग्रेट सर। इन। तो सर अभी आप रिटायर हो गए, तो अभी आपकी लाइफ कैसे है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वंस यू गेट रिटायर्ड आफ्टर बीइंग अ मरीन कमांडो? ओके, तो एक तो कॉर्पोरेट या प्राइवेट में एक ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जब डिफेंस का बंदा बाहर आता है तो वो सिक्योरिटी या ऑपरेशंस इस तरह की जॉब्स कर सकता है। जैसे मैं जब ट्रेनिंग देखता था या ट्रेनिंग इंचार्ज था, अपने लास्ट लेग ऑफ सर्विस में, तो वहां पे जो जो पैरामीटर्स यूज होते हैं ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के, मैंने वो पैरामीटर्स कहीं नहीं देखे हैं अभी तक। अभी मैंने ट्रेनिंग की काफी पढ़ाई ऑलरेडी कॉर्पोरेट में आके भी कर ली है, बहुत सारे ट्रेनिंग मैनेजर्स से मैं मिलता हूँ। वो जो द वे ट्रेनिंग इज डन इन द फोर्सेस इज फार बेटर, फार अहेड देन द ट्रेनिंग और द ट्रेनिंग मॉड्यूल, या फिर जिस तरीके से जो एड ट्रेनिंग एड्स के साथ ट्रेनिंग आज के टाइम पे दी जा रही है, वो अभी जैसे एलएमएस सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो अभी आज के टाइम पे शुरू हो रहा है यूज करना कॉर्पोरेट्स द्वारा, मैं 5 साल पहले था वो तब ऑलरेडी वहां पे चल रहा था। वो वेरियस टूल्स जिससे आप ट्रेनीज का असेसमेंट करते हो, उनकी परफॉर्मेंस मेजर करते हो, वो टूल्स वहां पे 5 साल पहले यूज हो रहे थे, और मैं तो तब उसको यूज कर रहा था। वो उससे और भी पहले से यूज हो रहे थे। वो अभी भी मैं यू नो आज मैं नहीं देख पाता हूँ। तो पता नहीं क्यों कॉर्पोरेट या प्राइवेट में लगता है कि फोर्सेस का बंदा है तो बस सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल है, बट एक जो फोर्सेस का बंदा है वो बहुत अलग अलग डोमेन्स में काम करता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है, वो आईटी भी देख रहा होता है। बहुत सारे बंदे होते हैं, क्योंकि वहां पे अपना आईटी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, कि जो आईटी सिक्योरिटी वो तो बहुत ज्यादा आपको सिक्योर रहना है। तो ये है। उसके बाद ऑपरेशंस में वो रहता है, बहुत अलग अलग तरीके के ऑपरेशन, डे टू डे जो भी जॉब्स हैं एक यूनिट को रन करने के लिए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर बाहर आके जो भी बाहर आना चाहता है उसको मैं ये कहूंगा कि आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होके आए आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप सोच लेते हैं कि आपको नेवी छोड़नी है, तो आपकी वहीं से प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि नेवी आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारे। अगर आपने वो नहीं सीखा, आप बाहर आ गए, फिर बाहर आके आप प्राइवेट में सोच रहे हो कि अब मुझे क्या करना है, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क है। आप पहले से ही
अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं, या फिर आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी स्किल सेट के हिसाब से आपके लिए क्या क्या जॉब्स हैं। अभी जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो भी टूल्स हैं, जिस तरह की भी टीम लीडरशिप या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सब सिखाया जाता है, वो सब नेवी में मार्कोस में ऑलरेडी बहुत हायर लेवल पे होता है। अब जो बंदा अपनी टीम को इतने अच्छे से समझता है, उसके साथ उसको पता है टीम की इम्पोर्टेंस, क्योंकि वहां पे आपकी डेथ का सवाल है ना। आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कोई अपनी जिंदगी गंवा सकता है। तो वो बंदा कॉरपोरेट में भी एक टीम की अहमियत को, या प्राइवेट में भी टीम की अहमियत को उतना ही समझेगा। लेकिन अभी हाल ही में मैं कुछ इंटरव्यू दे रहा था, तो वहां पे मुझे पता चला कि उन्होंने बोला, नहीं सर, वो तो आपका जो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो तो आपका फौज का एक्सपीरियंस है, दैट वी डोंट काउंट। आप पिछले 3 साल से हैं, वहां पे आपने क्या क्या किया है वो बताइए। तो इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस एक्चुअली। क्योंकि एक जो कोई भी फोर्सेस का बंदा है, वो बहुत एक्सपीरियंस लेके आता है, और वो मुझे लगता है कि किसी भी एंटिटी, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यूज करना चाहिए। और जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको पहले से तैयार होके आए। और क्योंकि आप वहां पे बहुत सारे ऐसी स्किल्स हैं जो आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, और अपने आप को फिर कॉर्पोरेट या प्राइवेट के लिए आप रेडी कर सकते हो। गॉट इट सर। सर मेरा आखिरी सवाल है कि जो एस्पिरेंट्स मरीन कमांडो बनना चाहते हैं या फिर फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप ये प्रयास क्या वो मैसेज होगा उनके लिए? ओके, तो जो मरीन कमांडो बनना चाहते हैं, पहले तो भाई नेवी ज्वाइन करना पड़ेगा। आप कैसे ही ज्वाइन कर लो, एज एन ऑफिसर और सेलर, सोल्जर। तो आप ज्वाइन करने के बाद फिर आप वॉलेंटियर होते हो मरीन कमांडो कोर्स के लिए। तो आपको जो भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं, फिजिकल फिटनेस के, पानी में स्विमिंग के जो पैरामीटर्स हैं, वाटर स्किल्स के जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, पान वेट लेके आपको फ्लोट करना है, 4 kg वेट लेके फ्लोट करना है, अंडर वाटर ट्रेवल करने वाला। तो वो सारे पैरामीटर्स आपको कोई भी बता सकता है, उनके लिए आप प्रिपेयर करो। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें, मेंटली थोड़ा सा टफ बनाएं अपने आप को। वो कैसे कर सकते हैं? वो आप इंड्योरेंस रनिंग, इंड्योरेंस स्विमिंग, इन सब चीजों से आप अपने आप को मेंटली टफ कर सकते हैं। क्योंकि आपको मरीन कमांडो कोर्स के दौरान यही सब चीजें चेक की जाती हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अपने बिहेवियर को, मैं टीम बिल्डिंग को ज्यादा अहमियत दें, ट्रस्ट वर्दीनेस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, फेथ या फिर साथ में मिल के काम करने वाली चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दें। तो ये आपके बिहेवियर में आती हैं, और ये जब आप एक एक्सट्रीम सिचुएशन में आपको टेस्ट किया जाएगा, तो वहां पे आप तब जाके खड़े उतर पाओगे। तो ये किया जाएगा तो आप कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। गॉट इट सर। सर थैंक यू सर, आप इस इंटरव्यू में आए और आपने जो अपना एक्सपीरियंस है इंडियन नेवी एंड एज अ मार्कोस वो शेयर किया हम सबके साथ। आई होप जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा और पर्सपेक्टिव मिला होगा कि किस तरीके से लाइफ रहती है मरीन कमांडोज की, और जिन तरीके से आपने आंसर किए कि क्या क्या देखते हैं व्हेन यू बिकम अ कमांडो, तो शायद वो भी उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू अगेन सर फॉर योर टाइम ऑन दिस सेशन। जय हिंद। थैंक यू सो मच।